अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लास्ट एक्सरसाइज हम अपने चैप्टर की इसमें कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4। ये मैंने स्टेटमेंट आपको वाइट बोर्ड पे इसलिए भी लिख दी है कि साथ साथ इसका रेफरेंस लेना पड़ता है, तो मैंने वो रेफरेंस के तौर पर वो स्टेटमेंट भी लिख दी है। इस स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि आपके पास एच और जी दो सेट हैं और पहले आपने रिलेशन फाइंड करना है एच और जी का और उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहला काम तो वही है जो हम बाकी क्वेश्चन में करते थे कि एच क्रॉस जी पहले फाइंड करेंगे। तो एच की वैल्यू पहले लिखेंगे 5, 6, 7, 8 और 9 और क्रॉस जी की वैल्यू बाद में 5, 7, 9 और 11। उसके बाद ये मुख्तलिफ पार्ट्स पूछे गए हैं आपसे, इनका आपने आंसर देना है। तो पहले मैं इसका आंसर लिखने लगा हूँ। 5 को तमाम वैल्यू के साथ मिला दें, 5 को 5 से भी और बाकी वैल्यू से भी, तो ये 5, 7, फिर होगा 5, 9 और 5, 11 और 5 खत्म हो जाएगा। अब 6 को सबके साथ मिलाएं, 6, 5, 6, 7, 6, 9 और 6, 11। अब 6 के बाद आपने 7 के साथ भी सबको मिलाना है। ये देखिए 7 और 5, फिर क्या होगा 7 और 7, फिर 7 और 9, फिर 7 और 11, फिर है 7, 11 खत्म हो गए। अब 8 को आपने सबके साथ मिलाना है, 8 और 5, फिर आएगा 8 और 7, फिर 8 और 9 और 8 और 9 के बाद आएगा 8 और 11 और फिर 9 के साथ सबको मिलाना है, 9, 5, 9, 7, 9, 9 और 9, 11 हो के ये सबको मिलाने आते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बेटा हम पहला पार्ट करने लगे हैं। इधर देखो जरा, पहले पार्ट का हमने रिलेशन लिखना है। पहला पार्ट है 1 इज इक्वल टू, सिर्फ ये लिखा है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, कौन इक्वल टू? पहली वैल्यू इक्वल टू होगी दूसरी के। इज इक्वल टू का मतलब है कि पहली और दूसरी वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो आप इसमें से पहले पार्ट का आंसर लिखने लगा हूं। ये जो रिलेशन निकाला है उनमें से वो वाली वैल्यू लिखनी है जो इक्वल टू है। तो बताओ इसमें से पहली इक्वल वाली वैल्यू कौन सी है? 5 और 5। फिर और इक्वल वाली कौन सी वैल्यू है? 7 एंड 7। फिर इक्वल वाली कौन सी वैल्यू है? 9 एंड 9 और कोई नहीं थी। पहले पार्ट का आंसर आ गया था हमारे पास। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है? इज लेस देन, इज लेस देन, यानी पहली वैल्यू दूसरी से लेस होगी। इज लेस देन का मतलब क्या है? पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से क्या होगी? लेस होगी। बात समझ गया ना? तो ये हमारे पास इज लेस देन का मतलब पहली वैल्यू दूसरी से लेस होगी। आप मुझे बताएंगे तो बराबर है, तो देखो पहली दूसरी से लेस है, ये लिखेंगे 5 और 7। नेक्स्ट बताएं 5 और 9, फिर 5 और 11। ये तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 6 और 7 जी। उसके बाद 6 और 9, उसके बाद 6 और 11, उसके बाद इसमें आ जाए, नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 7 और 9। उसके बाद ये भी लिखेंगे 7 और 11 और 7 और 11 के बाद बेटा ये लिखेंगे नो, ये लिखेंगे, बताएं नो, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे कि नहीं? और ये लेस है ना, तो 8 और 9 यहां पर लिख लें, 8 और 9। नेक्स्ट बताएं, ये लिखेंगे 8 और 11, ये भी लेस है। फिर बताएं बेटा 9 और 5 ये नहीं लिखेंगे, 9 और 7 नहीं लिखेंगे, ये इक्वल है, 9 और 11 लिखेंगे। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर हमने लिख दिया, इसको हमने सेट को क्लोज कर दिया। समझ आ गई? अब आते हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया देखिए जरा। तीसरे में पूछा गया इज ग्रेटर देन, यानी पहली वैल्यू दूसरी से ग्रेटर होगी, पहली वैल्यू दूसरी से ग्रेटर होगी। तो इसमें से आप देखेंगे
पहली वैल्यू दूसरी से ग्रेटर, पहली वैल्यू दूसरी से ग्रेटर, पहला क्या है 6 और 5, पहली वैल्यू दूसरी से ग्रेटर, फिर इसमें आएगा 7 5 के बाद और बोले वैल्यू 8 5, शाबाश। 8 5 के बाद देखें 8 5 के बाद हमारे पास है 9 5, उसके बाद देखें 9 7 और देखें और कोई नहीं है जी, तो ये हमारे पास थर्ड का आंसर भी आ गया। अब हम आते हैं फोर्थ के आंसर की तरफ। ये देखें फोर्थ में क्या कहा गया है, इज 1 लेस देन, यानी पहली वैल्यू जो है वो दूसरी से एक लेस हो, पहली वैल्यू दूसरी से एक लेस होनी चाहिए। देखो जरा, ये नहीं होगा, एक लेस होनी चाहिए, ये 2 लेस है, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे जी जी 8 7 किसमें, इस दूसरे वाले में कि तीसरे वाले में, 8 7 क्या लिखा था हमने इसमें, बड़ी वाली 8 7 भी लिखने हैं इसमें, 8 और 7। अच्छा जी आप देखिए जरा, अब आपने कहना है 1 लेस देन, यानी पहली वैल्यू दूसरी से एक लेस है, तो अभी तक इसमें से तो हमें ये मिली है, पहली वैल्यू दूसरे से लेस का है, ये तो ग्रेटर है, ये नहीं लिख रही, ये लेस है, ऐसा ही है ना, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से एक लेस है, तो ये लिखेंगे 6 और 7। अब और ढूंढे जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेस है पहली वैल्यू, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 8 और 9, तो इसको लिखें 8 और 9। उसके बाद और कोई देखें, और कोई है, कोई नहीं है जी, तो इसमें सिर्फ यही 2 है जो इज 1 लेस देन है, यानी पहली वैल्यू लेस है एक दूसरी वैल्यू से। अब आ जाए 5वें पार्ट की तरफ। 5वें पार्ट में क्या पूछा है, इज 1 ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से एक ग्रेटर हो, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से एक ग्रेटर हो, ये पहली वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए दूसरी वैल्यू से, तो ये है 6 और 5। और देखिए जी 6 और 5 के अलावा, 6 और 5 के अलावा जो वैल्यू पहली एक ग्रेटर होनी चाहिए, जिसमें चेक करिए 7 है, ये 8 और 7 थी, और कोई देखें 8 और 7 पहली वैल्यू एक ग्रेटर होनी चाहिए, 9 7 नहीं है जी, नहीं है जी, नहीं है, तो इसके भी यही 2 पार्ट होंगे 5। क्लियर। अब आ जाए 6 पे, इज 2 लेस देन, यानी पहली वैल्यू 2 लेस होगी दूसरी वैल्यू से, तो ये हमारे पास है 6 2 लेस देन, पहली वैल्यू दूसरी से 2 लेस होगी, ये नहीं होगा, ये देख लो भाई 2 लेस ही है 5 और 7, पहली वैल्यू दूसरी से 2 लेस होगी 5 और 7, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, हाँ जी। और देखें इसमें से पहली वैल्यू दूसरी से 2 लेस होनी चाहिए, 7 और 9 जी, शाबाश। और देखें कोई 7 और 9, उसके बाद पहली वैल्यू दूसरी से लेस होनी चाहिए, 9 और 11, 9 और 11। तो बेटा ये हमने 6 के 6 पार्ट का आंसर लिख दिया है, जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में ही लिखना था। पहला क्वेश्चन क्या था, उसे कहा था कि रिलेशन बताएं, और दूसरे में उसने मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे हुए थे जो कि उन्हीं रिलेशन में से हमने ढूंढ के यहाँ पर लिखने थे। क्लियर। यानी ये जितने भी हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उनको इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है। कोई क्वेश्चन इसमें से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैंने पूरी इसलिए लिखी है कि इसका रेफरेंस आपको साथ साथ मिलता जाए। बेटा सी और डी और ये आर है, ये कैपिटल आर जो है ना वो एक्चुअली बाइनरी रिलेशन को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है? बाइनरी रिलेशन को जाहिर कर रहा है। लेकिन बेटा बाइनरी रिलेशन डायरेक्ट तो नहीं आप निकाल सकते। बाइनरी रिलेशन पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? रिलेशन निकालना पड़ेगा। किसका? सी क्रॉस डी का। सी क्रॉस डी का रिलेशन पहले निकाल लेते हैं, फिर कैपिटल आर बाइनरी रिलेशन करते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 और क्रॉस डी की वैल्यू है 4 6 8 9 एंड 12। तो यहां पर लिखते हैं वैल्यू 2 और 4, फिर बेटा 2 6 2 8। रिलेशन निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है,
9 और 2 और 12, 2 खत्म हो जाएगा, 4 के साथ निकालें, 4 और 4, 4 और 6, 4 और 8, फिर आ जाएगा 4 और 9, 4 और 12, 4 खत्म। अब 6 के साथ 6 और 4, 6 और 6, फिर 6 को 8, 6 और 8, फिर बेटा 6 को 9 से, और लास्ट क्या होगा 6 को किससे 12 से। ये क्या निकाले मैंने, रिलेशन निकाले हैं, लेकिन आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है और उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। दिस इज कॉल्ड अ टेबुलर फॉर्म। एक आपको पता है सेट बिल्डर नोटेशन होती है, ये सेट बिल्डर नोटेशन है, और एक टेबुलर फॉर्म होती है, ये टेबुलर फॉर्म है, और तीसरी डिस्क्रिप्शन फॉर्म होती है, सिंपल इंग्लिश लिखी होती है उसमें। वो 3 टाइप्स हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेटा आप आर पहले कहता है जी के आर इन अ टेबुलर फॉर्म, आर को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। नंबर 2 है फाइंड डोमेन एंड रेंज, आर की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है आपने, और फिर आपने आर इनवर्स फाइंड करना है, और फिर आपने एरो डायग्राम से उसको शो करना है। तो जो उसने आर कहा है वो कह रहा है कि एक्स और वाई इस तरह से आपने लेना है कि एक्स सी में से हो और वाई जो है वो डी में से हो, और एक्स जो है वो वाई का फैक्टर हो, एक्स वाई का फैक्टर हो। फैक्टर के बारे में मैं बताता हूं, 2 जो है वो 6 का फैक्टर है, 9 जो है 81 का फैक्टर है। फैक्टर ढूंढने का तरीका ये होता है कि जिसको कहा जा रहा है वो उसको लाजमी डिवाइड करता हो। 2 डिवाइड कर रहा है ना 6 को, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है। 9 डिवाइड कर रहा है 81 को, इसका मतलब 9 81 का फैक्टर है, पार्ट है उसका। कोई एक और एग्जांपल दो जी, कौन किसका फैक्टर है, कोई और एग्जांपल दो। 3 और 9 जी, शाबाश। कोई और एग्जांपल, 5 और 25 जी, पता चल गया। तो आपने इस तरह से आपने अपना आर प्रिपेयर करना है पहले नंबर पर। तो देखिए जी, आर लिखने लगा हूं मैं, आप मुझे बताएं कि क्या ये पहली वैल्यू एक्स और वाई क्या ये सी से नहीं बिलोंग करता, कर रहा है, तो बात पूरी कर दी। और जो वाई है वो डी से नहीं बिलोंग करता, देख लो भाई वाई डी से बिलोंग कर रहा है। फिर एक और बात देखो कि एक्स जो है वो वाई का फैक्टर है, बताओ ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास ठीक है। इसका मतलब हम ये लिखेंगे 2 एंड 4 पहला जी। अब इसके बारे में क्या ख्याल है बेटा, ये भी तो कर रहा है, ये भी लिखेंगे हम 2 एंड 6। इसके बारे में क्या ख्याल है, ये हमारे पास है 2 और 8 जी। इसके बारे में क्या ख्याल है, नहीं जी, ये एक्स सी से तो बिलोंग कर रहा है, ये देखो, और वाई जो है वो डी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये इसका फैक्टर नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है, 2 और 12 लिखेंगे। 4 और 4 के बारे में क्या ख्याल है, 4 4 में डिवाइड हो रहा है ना, ये इसका हिस्सा भी है, इसका हिस्सा भी है, 4 4 का फैक्टर भी है, तो ये भी लिखेंगे हम 4 और 4 जी। अब आए जी 4 और 6 की बात करें, नहीं डिवाइड हो रहा जी। उसके बाद 4 और 8 ये हो रहा है, ये भी लिखेंगे 4 और 8। अब आ जाए इस पे 4 और 9 लिखेंगे, नो 4 और 12 लिखेंगे जी, इसको भी 4 और 12। नेक्स्ट बताएं 6 और 4 नहीं लिखेंगे, 6 और 6 लिखेंगे जी। 6 6 का फैक्टर है, 6 6 का फैक्टर है, और 6 और 8 नहीं लिखेंगे, 6 और 9 नहीं लिखेंगे, 6 और 12 लिखेंगे। तो ये बेटा हमारे पास आर आ गया, और उसकी बात भी पूरी कर दी हमने कि हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है। किसमें लिखा है, टेबुलर फॉर्म में। आप इस तरह करें, अपनी अपनी पहले बुक खोलें और इसके पहले पार्ट का कैपिटल आर का आंसर निकालें। जरा कैपिटल आर का आंसर निकालें जी, शाबाश। शरिया जरा बुक खोलें, क्वेश्चन नंबर 5 कैपिटल आर का आंसर टैली करें, जरा बुक खोलें जल्दी से। कैपिटल आर बताएं जी, पहले पार्ट का आंसर क्या आया है जी, जी क्या 6 और 6 नहीं है, चलो फिर अगर 6 और 6 नहीं है तो फिर 4 और 4 भी नहीं है। आप सुन लो क्यों नहीं है, देखो जरा, आप ये देखो 6 इसका हिस्सा है और y भी इसका हिस्सा है, ये 6 6 पे डिवाइड भी हो रहा है,
4 4 है आपके आंसर में? यस सर। ये क्यों लिखा है फिर? 4 जो है ये देखो है ना पार्ट इसका, और फिर 4 इसमें भी मौजूद है, 4 4 पे डिवाइड भी हो रहा है, तो ये क्यों नहीं लिखा? ये क्यों लिखा है फिर? तो ये भी बेटा लिखना है आपने 6 और 6 भी। बात समझ गए? 4 4 की समझ आ गई, क्योंकि ये 4 इसमें भी है और इसमें भी है, और 6 इसमें भी है और इसमें भी है, और वो कह रहे हैं कि x इज द फैक्टर ऑफ y, तो ये देख लो x और y का फैक्टर है, क्योंकि 6 6 पे डिवाइड हो रहा है, इसी तरह 4 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो वो भी उसका फैक्टर है। तो ये हमारे पास r आ गया टेबुलर फॉर्म में। दूसरा उसने कहा है जी, ये पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट पे आ जाए। दूसरे पार्ट में उसने कहा है जिसकी डोमेन और रेंज लिखें, तो मैं पहले डोमेन लिखने लगा। डोमेन, इसकी डोमेन बेटा होगी, डोमेन क्या था बताया मैंने? x वाली वैल्यू। तो बेटा देखो 2 एक ही दफा लिखोगे ना, 2 4 6, चले जी बस ये डोमेन मिल गई, 2 4 और 6 भी। अब आगे इसकी रेंज, रेंज बोलो जी क्या है? 4, ये 4 6 8 12, 4 6 8 और 12, ये आगे जी रेंज इसकी। तो दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट बेटा क्या होगा? तीसरा पार्ट है आर इनवर्स। क्या फाइंड करना है? आर इनवर्स। तो कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आपने मैंने बताया था इनवर्स के लिए, ये ना आर वाला क्या बताया था? ऑर्डर पेयर चेंज कर दो, y x बन जाएगा और x क्या बन जाएगा? तो पहले लिखेंगे फिर 4 और 2, फिर क्या लिखेंगे? 6 2, फिर लिखेंगे 8 2, फिर 12 2, फिर लिखेंगे 4 4, ऑर्डर पेयर चेंज करने से भी वही 8 4, फिर क्या होगा? 12 4, फिर क्या होगा? 6 और 6, फिर क्या होगा बेटा? 12 और 60। तो ये हमारे पास कैपिटल आर भी आ गई। और लास्ट पूछा है बेटा एरो डायग्राम, सबसे मुश्किल काम एरो डायग्राम। और एरो डायग्राम आपने बनानी थी आर की है, तो आर की डायग्राम बनानी है, यानी आर को आर के साथ ही क्रॉस कर देना है। यहां पर आप आर लिखोगे, है वैल्यू आपके पास आर की, ये सारी आर की वैल्यू इसमें लिखी जाएगी, ठीक है ना। और इधर भी आपने क्या लिख देना है? आर लिखना है। तो पहले को लेकर दूसरे से, फिर दूसरे से सबके साथ, फिर सबके साथ किया था ना हमने। तो ये हमारे पास एरो डायग्राम का जो काम है वो आपके जुम्मे है। फोर्थ पार्ट आपने खुद सॉल्व करना, बेटा कर लोगे ये। आज के लिए हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पर क्लोज है। इसके क्वेश्चन देखिए मजीद कितने रह गए हैं। इसके क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 6 7 8 और 9। तो 6 देखा जाए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है इस वैल्यू को आर को, फिर डोमेन और रेंज आर इनवर्स टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर नोटेशन में, फिर रिप्रेजेंट करना है आर और आर इनवर्स को एरो डायग्राम से। देखो ये क्वेश्चन में पहले क्या लिखेंगे हम? आर लिखेंगे, और बाद में जो आर इनवर्स है वो लिख के उसके साथ डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का काम होगा जी। थर्ड पार्ट ये आर था, एक्स और वाई को चेंज कर दोगे तो आर इनवर्स आ जाएगा। देख लो 4 और 2 कर दिए, तो 6 और 2 कर दिए, वैल्यू का ऑर्डर पेयर चेंज कर दिया हमने, वो हमारे पास आर इनवर्स के। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।